हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज से हम ऑडिट सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का रिवीजन स्टार्ट करने वाले एक्सक्लूसिवली फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। तो हम आईसीआई के जो भी सीक्वेंस है उसको फॉलो करेंगे। आज हम बढ़ रहे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। जो भी नोट्स है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम जो चैप्टर कर रहे हैं बेटा, दैट इज नेचर, ओके, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो आईसीआई का चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। यानी कि तीन एस्पेक्ट्स पे हम बेसिकली बात करने वाले। एक तो ऑडिटिंग का नेचर कैसा है, ऑडिट हमें क्यों करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड ऑडिट का बेसिकली स्कोप कितना है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या चीजें हमारे ऑडिट के बाहर होती है। लेकिन उसके पहले हम कुछ बेस बिल्ड कर लेते ताकि आपको कंसेप्ट ग्रास्पिंग में थोड़ा सा इजी पड़े। मेरे साथ स्क्रिबल नोट्स बनाते रहना, स्क्रिबल करते रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका फोकस सीए इंटरमीडिएट में, ओके, आपका फोकस जो है ना बेटा सीए इंटरमीडिएट पे होता है मेजरली लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज, यानी कि द कंपनीज एक्ट 2013 पे। आप जब ग्रुप 2 में आते हो तो आप लॉ में द कंपनीज एक्ट 2013 के 470 में से 148 प्लस 11 यानी कि 159 सेक्शंस का नॉलेज लेके आते हो। पर सर हमने डायरेक्ट ग्रुप 2 पे आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका बेस कवर करा लूंगा। थर्ड, आपको ये समझना है कि आपको मेंटल थिंकिंग सिर्फ इतनी हाई रखनी है कि आप कंपनीज का ऑडिट करने वाले हो, इस हिसाब से सोचना है। आइए अब कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते। तो सबसे पहले एक कोई भी कंपनी, मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक एसएम का कंसेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आए। तो एक होता है आपका टॉप लेवल, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें होते आपके सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गए मान लो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब जिनको आइडिया आया कि ये कंपनी बनना चाहिए। अब इनके नीचे होता है बिजनेस लेवल। तो ये जो लेवल है ना, ये होता है आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। उनके अंडर आते बिजनेस लेवल मैनेजर्स, यानी कि बिजनेस लेवल मैनेजर 1, बिजनेस लेवल मैनेजर 2, बिजनेस लेवल मैनेजर 3। अब ये क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बड़ी लिस्टेड कंपनी है, पर रिलायंस के और कौन से बिजनेस है, एक है इनका जियो हॉटस्टार, यानी कि क्या मैं बात कर सकता हूँ ओटीटी बिजनेस। देन एक है इनका हेमलेस, हेमलेस इज अ टॉय का ब्रांड, तो टॉयज का इनका एक बिजनेस है। एंड मान लो एक है इनका रिलायंस ट्रेंड्स, यानी कि फैशन। तो अलग अलग नेचर ऑफ इंडस्ट्री है। एक है फैशन इंडस्ट्री, एक है टॉयज इंडस्ट्रीज, एक है आपका कंटेंट का इंडस्ट्री। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग व्यक्ति जब हैंडल करता है तो उसको हम स्पेसिफिक बिजनेस मैनेजर बोलते हैं, दैट इज बिजनेस लेवल मैनेजर। एंड इनके अंडर आता है अपना टीम ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के बाद आपका आता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जियो हॉटस्टार में जो फंक्शनल लेवल मैनेजर है ना, मान लो यहाँ पे फंक्शनल लेवल मैनेजर ऑफ सेल है, यहाँ पे फंक्शनल लेवल मैनेजर ऑफ परचेस है, यहाँ पे फंक्शनल लेवल मैनेजर ऑफ एचआर है। तो ये फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है एंड मिस्टर सी है। मैं एक सेकेंड चेक कर लू मेरा माइक चल रहा है ना, यस। तो यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी ए एंड मिस्टर सी है। तो मिस्टर ए पूरा सेल्स हैंडल करेगा, मिस्टर बी पूरा परचेस हैंडल करेगा, मिस्टर सी पूरा एचआर यानी कि अपने एम्प्लॉयज को हैंडल करेगा। पर मिस्टर ए के भी अंडर देर कैन बी वेरियस एम्प्लॉयज। मान लो इसके नीचे 1000 का टीम है, ठीक है। इस 1000 में भी स्प्लिट होगा कि फॉर एग्जाम्पल 300 लोग वेस्ट सेक्शन देख रहे रहेंगे, 300 लोग ईस्ट सेक्शन देख रहे रहेंगे। तो यहाँ पे ये डे टू डे एक्टिविटीज का जो इंचार्ज है ये है फंक्शनल लेवल मैनेजर मिस्टर ए, उसके अंडर अपना एक टीम है। सिमिलर गोज विद द मिस्टर बी, मिस्टर बी का एक टीम रहेगा एंड मिस्टर सी का एक टीम रहेगा। हर एक बिजनेस में एक टॉप लेवल होता है जिसको आप बोलते हो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, एक होता है आपका मिडल लेवल जिसको आप बोलते हो बिजनेस लेवल मैनेजर, एंड एक होता है आपका बॉटम लेवल यानी कि फंक्शनिंग लेवल जिसको आप बोलते हो फंक्शनल लेवल मैनेजर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम हॉटस्टार की बात करते हैं, तो हॉटस्टार ने क्या किया, सेल्स किया, ठीक है, परचेस किया, यानी कि बेसिकली इन्होंने ट्रांजैक्शन किया, बिजनेस से तो आप प्रॉफिट ऑन कर रहे हो।
तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हो, राइट। अब मैं धीरे धीरे आपको ऑडिट में लेके चलता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेपरेशन, ओके, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट अर्थात फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने अकाउंटिंग को एग्जीक्यूट करे। सेकेंडरी, अब ये चीज आपको समझना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि मैंने आपको बोला हम कंपनीज रिलेटेड ज्यादा डेटा पढ़ रहे, तो इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, मेरा हिसाब किताब। तो मेरे हिसाब किताब में क्या क्या आना चाहिए, एक तो मेरा बैलेंस शीट आना चाहिए, एक तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, एक तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, एक मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, एंड एक आता है मेरा नोट्स टू अकाउंट्स। तो अब बैलेंस शीट मेरे एसेट्स एंड लायबिलिटी का पोजीशन मुझे दिखाता है, सो दैट मुझे फ्यूचर में प्रोजेक्शंस करते आएगी कि आज के एसेट्स पे मैं कितना और बिजनेस चला सकता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे ईयर टू ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस दिखता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है कि यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज होती है ना, वहां पे अलग अलग ओनर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हो गए पब्लिक शेयर होल्डर्स, ये ओनर्स होते, एफआईआई होते, एफडीआई होते, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल्स। देन मान लो यहाँ पे मुकेश अंबानी का भी पर्सनल शेयर है, यानी कि प्रोमोटर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए ओनर्स। अब ओनर्स को अपने कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए, राइट। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि बेसिकली आपकी कैश कौन से एक्टिविटी से आ रही, आपको ये पता चलती है। ये पूरा आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। एंड नोट्स टू अकाउंट्स मतलब इन सब रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड नोट्स होंगे ना, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स वगैरह जो भी होगा, ये आपका आता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 कोई भी कंपनी हो इंडिया में, उनको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कंपलसरी है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देना कंपलसरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देना कंपलसरी है, नोट्स टू अकाउंट्स देना कंपलसरी है। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर करता है जो मैनेजमेंट में लोग बैठे, राइट। एंड इसके यूजर्स कौन है, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कौन करता है। मेरे ओनर्स क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, आंसर इज यस, क्योंकि उनको पोजीशन पता होना चाहिए। देन गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने पड़ते ताकि टैक्स अथॉरिटीज अपनी लायबिलिटीज को डिटरमाइन कर सके। देन क्रेडिटर्स भी आपके साथ ट्रांजेक्शन में आने वाला है, वो आपको उधार पे पैसे देने वाला है, तो वो भी देखेगा ना कि आप में दम है या नहीं, आपके बिजनेस में दम है या नहीं। देन ऐसा कोई पर्सन या एनी अदर पर्सन जो आपके साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरेस्ट है, वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो भी कंपनी का मैनेजमेंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, उस पे यूजर्स कैसे भरोसा करे, क्योंकि हो सकता है यूजर्स ऐसे भी है, देखो इंजीनियर का बंदा भी रिलायंस का शेयर होल्डर बन सकता है, यानी कि रिलायंस का ओनर बन सकता है, तो उसको इतना अकाउंटिंग नहीं समझता है। तो यहाँ पे आप सीए इंटर के सिलेबस में आप एक्सटर्नल ऑडिट पे ज्यादा फोकस हो, ठीक है। आप फोकस करते हो मेजरली एक्सटर्नल ऑडिट पे, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीजें मैंने अभी बताई आपको, जैसे आपका बैलेंस शीट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, या फिर आपका नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये इस पे थर्ड पर्सन कैसे रिलाय करे, तो उसको कोई भरोसा चाहिए। अब यहाँ पे आता है अपना ऑडिटर, यहाँ पे अपना आता है ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है। ऑडिट करता है मतलब वो एग्जामाइन करता है क्या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी ने बना है वो सही है या वो गलत है, राइट। अब यहाँ पे हम जब कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, द कंपनीज एक्ट 2013, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो भी कंपनीज अकाउंटिंग प्रेजेंट करेगी ना, वो स्केड्यूल 3 में करेगी। तो लॉ ने एक प्रॉपर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट रखी है, प्लस इन्होंने सेक्शन 133 के तहत कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी रिलीज किया है, प्लस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी रिलीज किया है। तो अगर इंडियन लिस्टेड कंपनी है उनको इंडियन एस एप्लीकेबल होता है, एंड बाकी के कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है।
अब यहाँ पे ऐसे समझना आसान भाषा में, ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अकाउंटिंग करते वक्त ही फॉलो करने ही करने। जैसे वन ऑफ द रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हो सकता है कोई कंपनी गलती से हायर में डाल दे, कोई कंपनी लोअर कर दे, तो कभी इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच ही नहीं होगा ना दोनों। तो दोनों कंपनी का यानी कि इंडिया में जितने भी कंपनीज है, क्योंकि इनके अकाउंटिंग सिमेट्रिकल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, तो इसके वजह से स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट हमने डिक्लेयर करे, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 ने डिक्लेयर करे। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, मतलब वो एग्जामाइन करता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि शेड्यूल 3 के हिसाब से, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेर एवर एप्लीकेबल, क्या उसके तहत बने हैं या नहीं बने, वो ये ऑडिटर प्रॉपर चेक करता है। तो यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स है बाद में डिटेल में एक एक चैप्टर में आएंगे, पर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट को पढ़ने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है हम उस पर पहले फोकस कर रहे हैं। अब ये जो बंदा है ना जो ऑडिट करने वाला है, ये कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता, ये सिर्फ वही कर सकता है जो आईसीए का मेंबर हो, यानी कि जिसने सीए एग्जामिनेशन को पास किया है, प्लस उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। क्योंकि अगर मैं द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता हूं, तो इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी डेफिनेशन प्रेस्क्राइब किया है। उसके तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के कंटेक्स्ट में कौन है, सबसे पहले वो आईसीआई का मेंबर है, यानी कि उसने आईसीआई के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, प्लस वो आईसीआई के सीओपी में आता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वो हेल्ड कर, राइट। इसमें एक चेक देना चाहूंगा, अगर मैं टीचर हूं, राइट, पर मैं सीए हूं, पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मतलब मेरे पास सीओपी नहीं है, तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं कंपनीज का? मैं ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास सीओपी नहीं है। आइए हम बढ़ते अब ऑडिट की तरफ। हम पढ़ रहे सर नेचर, ओके, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड जहां जहां पे भी बेसिक्स रिक्वायर्ड रहेंगे हम वापस इसको रिविजिट करेंगे। आइए नोट्स आप जो है ना व्हाट वी से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। पहला कंसेप्ट है आपके पास विच इज वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, हम खाली एक बार पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ऑडिट, ये जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड ऑडायर से आया है। अब ऑडायर का अर्थ होता है कि सुनना। पहले के जमाने में जब पेन नहीं था, पेपर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तभी भी अकाउंटिंग होती थी, तभी वर्बली चलता था। तब क्या होता था कि एक इंसान ओरली बताता कि तेरे से 500 रुपया आना बाकी, तेरे को 600 रुपया देना है, ये भी तो एक ट्रांजेक्शन ही हो गया ना। तो लैटिन वर्ड ऑडायर से ऑडिट आया है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, पर इतना बेसिक एमसीक्यू कभी नहीं पूछेगा। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860, यानी कि ऑडिटर जनरल इन इंडिया, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में। तो ये प्री इंडिपेंडेंस ही ब्रिटिशर्स ने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा था। ये खाली आपकी बुक में दिया है इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। एंड बेटा आपको ये पता होना चाहिए, हम एक एक कंसेप्ट का स्क्रिबल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका कंसेप्ट है ओरिजिनेशन का, तो यहाँ पे लिखना मेरे साथ वन, ओरिजिनेशन। तो सबसे पहले वर्ड ऑडिट आया है फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड कौन सा है बेटा, ऑडायर, जिसका अर्थ होता है टू हियर, ठीक है। देन सेकेंडरी आपका फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1860, मतलब बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि तब ब्रिटिशर्स का रूल था ना इंडिया में। देन थर्ड, गवर्नमेंट का अगर कोई भी ऑडिट है, चाहे वो रेवेन्यू का ऑडिट हो या वो एक्सपेंस का ऑडिट है, वो एक सीए नहीं कर सकता डायरेक्टली, वो सी एंड जी करके एक इन्होंने अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया है, दैट इज नोन एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विच कैन हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। आपको ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑडिट का मतलब होता क्या है? अब यहाँ पे ये डेफिनेशन है, क्या है सर? ऑडिट है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यानी कि क्या कर रहे हो आप, एग्जामाइन कर रहे हो। तो क्या आप एग्जामिनेशन मतलब क्या कि आप देखो आप क्या देने वाले हो, आप सीए के एग्जामिनेशन देने वाले हो। मतलब एग्जामिनेशन वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे आप कुछ चीजों का नॉलेज लेते हो एंड वो चीजों को आप वो नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो कि आपने कितना समझा है उसको।
तो ऑडिट क्या है बेटा? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन किसका करेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में आता है, जो आपका होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट या नोट्स टू अकाउंट्स। तो आप ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करते हो, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो। प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, आइए कंसेप्ट 2 की तरफ जाते। मीनिंग ऑफ ऑडिट है ना, मीनिंग ऑफ ऑडिट मेरे साथ स्क्रिबल करते रहना। तो क्या है बेटा? ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अब ये वर्ड है ना इंडिपेंडेंट, अपने आप में एक समंदर है जिसको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एनी एंटिटी। एनी एंटिटी मतलब क्या? चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, मतलब सेक्शन 8 कंपनी। पर काफी बच्चों में कंसेप्ट ब्लेंडर मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, उनको लगता है कि सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो जो प्रॉफिट नहीं कमाती। ये गलत चीज है। इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव, दैट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज ऑब्जेक्टिव इज, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको प्रमोशन करना पड़ता है, उनको जिस भी चीज के लिए वो बनी है। जैसे आईसीआई, आईसीआई इज द एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8। पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इनको सीए बनाना है, स्टूडेंट्स के फेवर में काम करना है। तो सिर्फ ये फोकस प्रॉफिट पे नहीं रखते। इसलिए एक रूल छोटा सा पता होना चाहिए कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। देर इज अ प्रोहिबिशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि क्या, आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब आप पैसा कमा रहे हो 500 करोड़, तो आप वो आपके मेंबर्स में नहीं बांट सकते हो। सेक्शन 8 के कंपनी में आपको वो यूज करना पड़ेगा फॉर द प्रमोशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, राइट? आपको ये पता होना चाहिए। देन थर्ड चीज, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ओके, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। कोई भी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, मतलब वो सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। तो हम कोई भी एंटिटी का ऑडिट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी लीगल स्ट्रक्चर में हो, मतलब वो सोल प्रोप्राइटर हो, जैसे कोई किराना वाला हो, या फिर वो कंपनीज हो, या फिर वो एलएलपीज हो, या फिर वो पार्टनरशिप एक्ट हो, कोई भी एंटिटी का आप ऑडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं, सेक्शन 8 कंपनी का भी ऑडिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुए या नहीं, ये ऑडिटर चेक कर रहा है। हम ये नहीं देख रहे ना कि पैसा कमाया नहीं, तो फिर सेक्शन 8 भी आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर होती है द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, एंड इनको भी शेड्यूल 3 फॉलो करना है, इनको भी एएस इंडियन एएस फॉलो करने, राइट? तो इसलिए इसका भी ऑडिट करेंगे हम। तो वापस क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कोई भी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या प्रॉफिट ना कमाती हो, चाहे वो कोई भी साइज की हो, छोटा साइज, बड़ा साइज, मीडियम साइज, या फिर वो कोई भी लीगल फॉर्मेट में हो, ये ऑडिट हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपना इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे सके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है बेटा? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है, राइट? एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर ऑडिट करता है, ताकि वो अपना एक ओपिनियन दे सके कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या नहीं बने। ओके, तो यही चीज आपको समझना है। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, दैट इज नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो हम बात कर रहे थे कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इंडिपेंडेंट का जो मुझे मतलब समझ में आता है, तो इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है कि आप आत्मनिर्भर हो। तो आप जिस भी कंपनी का ऑडिट करने वाले हो ना, उस पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, राइट? तो इंडिपेंडेंस हियर इंप्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन, मतलब ये जो सीए हायर हुआ है एज अ ऑडिटर, उसका जजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सबऑर्डिनेट नहीं है टू द विशेष और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। मतलब मान लो मुकेश अंबानी मेरे पास आया एंड बोला मैं तेरे को 500 करोड़ दे रहा हूं, पर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही ओपिनियन दे, तो इस केस में मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। तो इंडिपेंडेंट हम तब बोलते हैं
जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड आप किसी के इशारों पे नहीं नाच रहे हो, आप आपकी नॉलेज के हिसाब से उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट? Then auditor should be independent of the entity whose financial statement are to be audited. मतलब जिस भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने वाले हो, आपने इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, आपने उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे जिस भी एंटिटी का व्हाट वी से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट कर रहे हो, वो एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है या वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ऑडिट आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या वो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो या वो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन हो। हाँ, सिर्फ इसमें कैच इतना है कि स्मॉल एंड मीडियम को नॉट ऑलवेज ऑडिट इज मैंडेटरी। देखो, ऑडिट क्यों करता है बेसिकली इंडिया में जनरली, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑडिट को कंपलसरी किया है, इसलिए तो स्टैट ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, राइट, जीएसटी ऑडिट होता है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एंड कोई चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो वो आपको कंपलसरी फॉलो करना ही करना है। पर ऐसे भी कुछ एंटिटीज है जो अपने इच्छा से ऑडिट करवा सकते, राइट? पर आप बोलेगी कि ऐसे क्यों? क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स के काफी ज्यादा फायदे होते। फर्दर इट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर, चाहे वो प्रोप्राइटरी कंसर्न हो या वो पार्टनरशिप फर्म हो या वो प्राइवेट कंपनी हो या वो पब्लिक कंपनी हो या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या वो कोई ट्रस्ट हो, यानी कि सेक्शन 8। आप ऑडिट क्यों कर रहे हो? ताकि आपको एक ओपिनियन बेस करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि शेड्यूल 3 प्लस एएस और इंडियन एएस के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। ठीक है, अभी हम थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे, हम व्हाट वी से हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हम स्पीड भी अपना बढ़ा देंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी एंटिटी ऑडिट करवा सकती है, चाहे वो स्मॉल हो या वो मीडियम हो। तो इनके लिए नॉट नेसेसरीली कि लॉ ने हमेशा बाइंड करके रखा है, आप वॉल्यूंटरी भी यानी कि खुद के इच्छा से भी ऑडिट करवा सकते हो। पर आप बोलेगे कि ऑडिट क्यों करवाते हो? क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स है। आइए इसी के साथ हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी कवर कर देते, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। एंड क्योंकि इंटरलिंकिंग कैपेसिटी से पढ़ना है तो हम बाय हैंड इसको कैरी भी कर देते। तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, यहाँ पे देखो कंसेप्ट नंबर 12 पे, ओके, पेज नंबर 5 पे। तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, तो सबसे पहले ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इट इज द आउटकम ऑफ एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। अब यहाँ पे देखो बेनिफिट्स पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है बेटा कि ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इसको इस सब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज है, राइट? प्लस ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करता है। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब जैसे मैनेजमेंट के ऊपर रूल है ना अकाउंटिंग के, सेम वैसे ही हर सीए ग्लोबली अगर अपने काम को अलाइन करना चाहता है तो इनके ऊपर कुछ एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क होने चाहिए। तो ये एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे नाम में देखो, कई भी नाम में स्टैंडर्ड आ गया ना, कि इसका अर्थ ये कि आपको प्रोसेस को सिमेट्रिकल करना है। तो सीए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे फोकस करता है जब वो एंटिटीज का ऑडिट करता है। अब इसी के साथ हम ये बढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड्स होता क्या है एग्जैक्टली। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे, तो देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाले, उनको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? मान लो मिस्टर ए है, अगर वो मिस्टर ए है, वो रिलायंस को ऑडिट कर रहा है, वो ओपिनियन कुछ और दे रहा है, मिस्टर बी है कुछ वो और ओपिनियन दे रहा है। तो यहाँ पे सीए इंसान है तो वो सब्जेक्टिव हो सकता है, मैं कुछ और बोल रहा हूं, मेरा कलीग कुछ और बोल रहा है। पर अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, राइट, तो हमारा ओपिनियन भले थोड़ा सा अलग हो पर उसका बेसलाइन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होते हैं जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं ना, वो एक पीरियड के लिए बनते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ये आपको पता होगा। तो ये एक्चुअल में चीजें हुए हुए ना, यानी कि एक्चुअल में चीजें ऑकर हुए, मतलब पहले आपका डे बुक बना रहेगा,
राइट। तो डे बुक से आपका क्या बनता है, परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, अलग अलग रजिस्टर बनते हैं। फिर आपके लेजर्स बनते हैं, मंथली लेजर्स बनते हैं, फिर आपका क्वार्टरली ट्रायल बैलेंस बनता है, एंड फिर आपका एनुअली बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जो 240 में आते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में चीजें हुई हुई है, देखो ये सब प्रोसेस एक्चुअली फॉलो हुआ है। ट्रांजैक्शन जब यहाँ पे ऑकर हुआ रहेगा तब वो परचेस सेल रजिस्टर में गया रहेगा, तब वहां से वो लेजर्स में गए रहेंगे, तब वो ट्रायल बैलेंस में गया रहेगा, एंड तब यहाँ पे बैलेंस शीट उससे बनी रहेगी। तो ये एक्चुअल में ऑकर्ड इवेंट्स है ये सारे। तो आप जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हो ना, वैसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो जनरली आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे रहते हैं, मतलब जो ऑलरेडी पास्ट डेटा के तहत बने हुए हैं। तो वहां पे आपको एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो यही बोला है कि यहाँ पे कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाइज टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड हाई क्वालिटी बेंचमार्क एंड गाइड द ऑडिटर्स इन परफॉर्मिंग ऑडिट, यानी कि ऑडिट करते वक्त ऑडिटर के पास कुछ एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क होता है, उस एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क को फॉलो करते हुए ही ऑडिटर ऑडिट करता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे के एग्जांपल्स है जो ऐसे ही रीड करना चाहिए। आप जब पूरा सिलेबस समझ लेते हो ऑडिट का तो ये इसकी भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स को क्यों देखते हैं, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो देखो, ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ हमको ऑडिट अपना अलाइन करना है। जैसे इंडियन ऑडिटर प्लस यूएसए ऑडिटर अगर वो एक साथ आ गए तो लगभग एक समान ही दिखने चाहिए, इसलिए हम स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको रिपोर्टिंग क्वालिटी को एनहांस करना है ताकि बेटर डिसीजंस आप उस पर ले सके। आपको कंसिस्टेंसी लानी आपके ऑडिट के प्रैक्टिस में, ऐसा नहीं कि रिलायंस का ऑडिट मिस्टर ए कुछ और कर रहा है, मिस्टर बी कुछ और कर रहा है। दोनों ओपिनियन भले ही थोड़ा अलग दे रहे पर इनके प्रैक्टिसेस एक ही होनी चाहिए। प्रोवाइड्स एसेंशियल स्किल्स फॉर अकाउंटेंट्स एंड एस्टेब्लिश हाई क्वालिटी ऑडिट्स एंड कंप्लायंस। अगर स्टैंडर्ड है, मतलब अगर कोई सामान्य इंसान देख रहा है कि हाँ ये ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको ये पता होता है। एंड ऑडिट रिपोर्ट आप जब रियल लाइफ में देखेंगे ना तो उसमें स्टैंडर्ड का भी रेफरेंस होता है। तो आप भरोसा रखते हो ऐसे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, यानी कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसा रख पाती ऐसे ऑडिट रिपोर्ट पे। आइए दोस्तों, हम बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग पे पढ़ रहे थे, राइट। और बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग से हम गए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट ज्यादा अधिक इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि उनके रिपोर्ट में काफी कुछ चीजें हम लिखते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एंड ऑडिट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड फॉर देयर आफ्टर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय ऑडिट। देखो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बता दूं ना कि अपना ऑडिट होने वाला है, तो जो मेरे घफलेबाज एम्प्लॉय होंगे ना वो अलर्ट हो जाएंगे एंड वो अपना काम सही से करेंगे, मतलब मॉरल चेक मैंने उन पे डिफाइन कर दिया है। देन ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर एक्स वाई जेड की ऑर्गेनाइजेशन है, से मान लो एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी दिखा सकता है। अगर देखो जुगाड़ करना है वो कैसे भी जुगाड़ कर सकता है, पर गवर्नमेंट को ऑडिटेड अकाउंट्स पे थोड़ा सा भरोसा होता है। तो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी को टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन लेंडर्स। अगर लेंडर देखेगा कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है एंड ये कंपनी हमसे लोन मांग रही है, तो ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लोन दे सकता है। बैंकर्स, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन, बेसिकली आपको क्रेडिट डिसीजन ध्यान में रखना है। तो क्रेडिट डिसीजन के तहत क्या क्या आ गया, बैंकर एंड लेंडर्स भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। एक मैं आपको बताऊं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अगर उसको लोन लेना है तो उसको स्टॉक ऑडिट करना कंपलसरी है, क्योंकि इससे आपका स्टॉक का वैल्यू डिटरमाइन होता है। और मान लो 100 करोड़ है स्टॉक का वैल्यू, तो इसका 70% आपको लोन मिलता है। पर कंपनी तो कुछ भी दिखा सकती है ना, कंपनी 150 करोड़ दिखा दे, पर ऑडिटर क्या बोलता है पता है क्या, कि 150 करोड़ ही है। ये वो इंश्योर करता है कि हाँ लगभग ये 150 करोड़ का वैल्यू हमको हमारे चेकिंग के तहत सही लग रहा है, तो आप दे सकते हो। एंड ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, ह्यूमन काम कर रहा है तो ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती है,
पर कुछ कुछ लोग घफले भी कर सकते हैं, जैसे सत्यम स्कैंडल ने बहुत बड़ा स्कैम किया था जहां पे उन्होंने अपना परचेसेस पूरा फेक दिखा दिया था। तो ऑडिट जब आप करते हो ना तो आपका फ्रॉड या एरर दोनों डिटेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्रोसेस ही ऐसी होती है कि आप उसमें आप काफी चीजें चेक करते हो। एन ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी। क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया तो मैं बात करता हूँ। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर ये कौन सा मैनेजमेंट ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है? ये होता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। पर जैसे यहाँ पे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट पे लेके गया, मैंने आपको ये बताया कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का फ्लो होता है कि ऊपर टॉप लेवल, उनके अंडर बिजनेस लेवल एंड उनके अंडर फंक्शनल लेवल और उनके भी अंडर टीम। तो ये यहाँ पे ये क्या करता है पता है क्या? टॉप लेवल मैनेजर काफी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करता है एट बिजनेस लेवल मैनेजर, एंड बीएलएम एफएलएम पे काफी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करता है ताकि वो फंक्शनिंग स्मूथ हो, राइट? तो यहाँ पे इसको हम बोलते हो इंटरनल कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, देखो मैनेजमेंट क्या करता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे कुछ इंटरनल कंट्रोल लगे हुए रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 करोड़ का या कुछ वैल्यू का परचेस करना है तो आपको बीएलएम का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, इससे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो ऐसे कुछ आप इंटरनल कंट्रोल लगाते हो आपके एंटिटीज में। तो ऑडिट क्या करता है बेसिकली? ये जो भी इंटरनल कंट्रोल लगे हुए रहते हैं ना उसको भी रिव्यू करता है ना? हेंस इट इज यूजफुल एट पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज। और अगर मान लो कोई कंट्रोल अच्छे से नहीं चल रहा है तो ऑडिटर इस पे भी दे सकता है कि आपका ये वाला कंट्रोल सही से नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल्स का एक कंट्रोल लगाया है कि हर एक इनवॉइस पे आपका गुड्स आउटवर्ड का एंट्री और स्टैंप होना चाहिए। तो मान लो फॉर एग्जांपल एनुअल सेल्स है 20 करोड़ रुपए, एंड इसके तहत इनवॉइस है 1000 इनवॉइस है जो 20 करोड़ का वैल्यू दर्शा रहे। इसमें 800 इनवॉइसेस ऐसे मिले जिसपे स्टैंप है ही नहीं। मतलब जो मैंने एक रूल लगाया था स्टैंप का ये फॉलो ही नहीं हो रहा है, एंड ये हो सकता है कि ये मेरे लिए एक मेजर वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट करता हो। तो मैंने इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसी को भी पॉइंट आउट कर दिया, राइट? आइए हम बढ़ते, हम ऑडिट के डेफिनेशन पे थे, हमने ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ा, वहां से हमने नेचर ऑफ ऑडिटिंग पे गया, हमने ये पढ़ा कि कोई भी एंटिटी का आप ऑडिट कर सकते हो, चाहे वो छोटी एंटिटी हो या वो बड़ी एंटिटी हो, साइज मैटर नहीं करता। हाँ, बड़े एंटिटी के केस में गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, पर अगर आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है फिर भी आप ऑडिट करवा सकते हो। क्यों आप करवा सकते हो? ये सारे चीजों के लिए, ताकि आपके एंटिटी में जो भी इंटरनल कंट्रोल है ना, डेफिशिएंसी मुझे समझ में आ जाए। अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को बोलता हूँ कि ऑडिट होने वाला है तो वो अलर्ट हो जाएंगे, मतलब मॉरल चेक मैं रिकॉल कर रहा हूँ। देन थर्ड, मेरे यूजर्स को हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलता है। क्रेडिट डिसीजन यानी कि क्या लेंडर्स बैंकर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय कर सकते हैं मुझे लोन देने के लिए। गवर्नमेंट अथॉरिटी भी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए व्हाट वी से रेफर कर सकते हैं, एंड ऑडिट के वजह से फ्रॉड या एरर या दोनों भी डिटेक्ट हो सकते हैं। आइए अब बढ़ते नेक्स्ट चीज के तरफ। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, देखो जब भी कोई कंसेप्ट में एक इंडिपेंडेंट 5 से लेके 6 पॉइंट्स है तो उस पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग सा रखा है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑडिटर हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी बाय इंश्योरिंग दैट। अब ये क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से समझना। अब ऑडिटर क्या करने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी राय देने वाला है। तो अब वो राय देते वक्त ऐसे कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करे सो दैट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी यूजर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो ऑडिटर क्या क्या इंश्योर करेगा? ऑडिटर को ये चीजें करना ही करना है। सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि दैट अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक देखो प्रोसेस बताया कि पहले आपका डे बुक बनता है, फिर डे बुक से आपका जर्नल एंट्रीज बनता है, ठीक है। एक अकाउंटिंग प्रोसेस लिख दूं क्या मैं? ओके, चलिए एक अकाउंटिंग प्रोसेस को हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट में कैसे चलता है या फिर कोई भी एक धंधे में अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है। डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट? डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब आप एक रफली डे बुक बनाते हो। तो डे बुक से जर्नल एंट्रीज पास होती है, इससे बनता है आपके परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, रेस्पेक्टिव रजिस्टर, इनसे बनता है आपका लेजर्स, राइट? एंड इससे बनता है आपका
ट्रायल बैलेंस, इससे आपके बनते बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो आपने 11th-12th में ही सीखा रहेगा। ऑडिटर क्या-क्या चेक करेगा? द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ये जो भी अकाउंट्स दिख रहा है ना, ये जो भी ये जर्नल एंट्री से जो भी लेजर्स बने, तो इसमें जो भी एंट्री दिख रही मुझे, फॉर एग्जांपल सेल्स की एक एंट्री दिख रही 20 करोड़ रुपए, तो भाई 20 करोड़ रुपए मुझे ऐसे ही टैली में मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ ना, तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या प्रॉपर रेफरेंसिंग इस एंट्री का लिया है या नहीं लिया है। सेकेंडरी, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अगर 20 करोड़ का सेल है ना, तो मुझे उसका इनवॉइस दिखा, कौन से पार्टी ने लिया, मैं सब चेक करूंगा, जीएसटी नंबर सब कुछ चेक करूंगा, क्या वो इनवॉइस सही है या गलत है। यानी कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस में जो ओरिजिनल इनवॉइस दिखनी चाहिए, वैसी ही तरीके से वो इनवॉइस है या नहीं, वो मैं इंश्योर करेगा। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या चेक करेगा कि ये जो भी अकाउंट में डेटा दिख रहा है ना, बैलेंस शीट में अगर एसेट एंड लायबिलिटी दिख रही है, एसेट दिख रहा है, मान लो प्लान दिख रहा है 20 करोड़ का, तो कैसे दिख रहा है, आपने फेजेस में बाय किया है तो एंट्रीज दिखाओ, उसकी दिखाओ, उसका रिसिप्ट दिखाओ। तो अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज, और वो एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। थर्ड पॉइंट क्या है, नन ऑफ द एंट्रीज in the books of accounts has been omitted in the process of compilation। अब यहाँ पे अगर आपने इसको फ्लो को समझा है, तो डे बुक से जर्नल एंट्री बनता है, जर्नल एंट्री से लेजर्स बनते, तो ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो जाए और मैं कुछ चीज छोड़ दूं। हो सकता है कि सेल्स का एक एंट्री में मारना ही भूल गया जिसका अमाउंट था 20 करोड़ का, तो अब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स मेरा 20 करोड़ से कम दिखेगा, राइट, मतलब प्रॉफिट भी कम दिखेगा। तो यहाँ पे ऑडिटर को ये भी देखना है कि क्या सारे एंट्रीज आगे कैरी फॉरवर्ड तो हुए या नहीं। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस, मतलब जो भी बैलेंस शीट जो भी चीजें दिखा रही है वो क्लियर होनी चाहिए, वो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो आपकी बैलेंस शीट है एंड यहाँ पे आपका फिक्स एसेट दिख रहा है 100 करोड़, एंड यहाँ पे दिख रहा है फर्नीचर अलग से, हाँ बेटा, और ये दिख रहा है 20 करोड़। अब फिक्स एसेट मतलब ही फर्नीचर होता है, तो आपने ऐसा देखना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे ना। तो ये सारी चीजें भी ऑडिटर चेक कर रहा है, राइट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब क्या, अगर एस2 बोल रहा है कि आपको इन्वेंट्री को कॉस्ट या एनआरबी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है, तो कॉस्ट था 20 करोड़ एंड एनआरवी 30 करोड़, तो मेरा आइडियली वैल्यूएशन होना चाहिए 20 करोड़ पे, पर कंपनी ने वैल्यू किया 30 करोड़ पे। तो ये देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि इन्होंने 20 करोड़ पे किया है या 30 करोड़ पे किया है। अगर 30 करोड़ पे किया है तो करेक्ट नहीं करवाएगा, वो ओपिनियन में लिखेगा, पर अगर 20 करोड़ किया है तो इट्स ओके, ये सही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत क्लासिफाई हुए, डिस्क्लोज हुए, डिस्क्राइब हुए। अब एडवांस अकाउंट में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज इसके लिए ही लेते हो। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही है, एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटी। ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें चेक कर लेते हो, तो आपको ये देखना है कि क्या 100% क्या ये सही है, ये ऑडिटर को बताना होता है। पर ऑडिटर भी कभी भी 100% गारंटी नहीं ले सकता, इसका रीजन हम बाद में देखेंगे। तो हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन का एरिया कंप्लीट कर दिया है, फटाफट इसको स्क्रिबल कर लेंगे। तो क्या है स्पेसिफिक क्वेश्चन का एरिया, यहाँ पे हमने फ्लो में काफी चीजें ड्रॉ कर दी। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन का एरिया क्या है, सबसे पहले कि इन ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर इंश्योर करेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, ठीक है, वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। सितंबर 2025 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली आया था, पर वो कैसे करेगा, सबसे पहले उसको ये देखना है, राइट। पहला पॉइंट क्या था, पहला है मेरा रेफरेंस टू एंट्रीज, ठीक है, तो एंट्री रिलेटेड पॉइंट है। तो आपने जो भी अकाउंटिंग किया है उसकी सारी एंट्रीज अवेलेबल है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है हर एक चीज का, हर एक एंट्री का, कोई भी एंट्री आपने ओमिट नहीं करी कंपाइलेशन के प्रोसेस में। देन फोर्थ, कि जो भी वहां पे डेटा दिख रहा है वो क्लियर है एंड वो कंफ्यूजिंग नहीं है, दैट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। हम सिर्फ कीवर्ड ही लिख रहे ताकि हमको पूरा पॉइंट रिकॉल हो जाए। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या देखा
कि हाँ ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दर्शा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑडिटिंग एंड बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या क्या रिलेशन है, ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑडिट कर रहा है उसको और कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इस पे अभी मई 26 पे ही क्वेश्चन आया था, तो ये वाला एरिया आपका कैटेगरी सी बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑडिटिंग करता है उसको अकाउंटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर रहा है, वो शेड्यूल 3 सही से यूज किया है या नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत डिस्क्लोजर दिया है ना, ये नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सही गलत बता सकते हो ना। लॉ, अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए कौन से लॉज एप्लीकेबल है। एक तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, अगर वो लिस्टेड कंपनी तो सेबी एक्ट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ऑडिटर should have good knowledge of business laws affecting the entity, at least आपके एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसको जो जो भी लॉ से अफेक्ट होता है वो लॉ का नॉलेज आपको पता होना चाहिए, रट्टा नहीं, नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, यानी कि बेसिकली अगर आप फूड इंडस्ट्री में हो तो आपके एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हो रही है, लोगों की मेंटल थिंकिंग कैसी है, क्या वो फूड कॉन्शियस है, तो आपका बेवरेज इंडस्ट्री चांसेस कम है ना चलने का, या आपके ऊपर एफएसएआई का क्या क्या गाइडलाइंस है, आपको क्या क्या फॉलो करना है। देन ऑडिटरियम, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। ठीक है, माय स्लिप ऑफ टंग। तो देखो यहाँ पे जब ऑडिट आप करते हो ना तो ऑडिट का प्रोसेस कैसा होता है कि आपको काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा है तो मैनेजमेंट जिन्होंने बनाया उससे ही वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि तुमने ये एंट्री कैसे पास की, पर उसको रूड नहीं होना चाहिए वहां पे, क्योंकि क्या हो जाएगा ऐसे केस में उसको ऑडिट कंडक्ट नहीं करते आएगा। तो ह्यूमन बिहेवियर का भी नॉलेज इसको होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली अपने ऑडिट को परफॉर्म कर सके। देन ऑडिट के साथ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्या काम है। अब मैथमेटिक्स आपको आंकड़े सिखाता है, तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आप फिगर्स को एनालाइज कर रहे हो, मतलब आपको डेटा रीड करते आना चाहिए। एंड स्टैटिस्टिक्स इसलिए क्योंकि आप 100% चेकिंग नहीं कर पाते हो, आप कुछ सैंपल्स टेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेल्स है एंड सेल्स है आपकी 200 करोड़ की, ठीक है, एंड इसके सपोर्टिंग में 1 लाख इनवॉइसेस है। अब 1 लाख इनवॉइसेस आप इतना नहीं वाउच कर सकते, इतना नहीं आप चेक कर सकते हो, तो आप इसमें कुछ सैंपल लगा लेते हो कि मैं 40% इनवॉइसेस चेक करूंगा, ऐसे कि वो मेरे लगभग 150 से 170 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हो, आप फिल्टरिंग लगा लेते हो। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, आप स्टैटिस्टिकल सैंपल्स यूज करते हो, इसलिए आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यूब, देखो आपको वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस। अगर मान लो अगर बैलेंस शीट दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट, यहाँ पे एसेट दिख रहा है 100 करोड़ एंड यहाँ पे व्हाट वी से सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है 50, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम एज टू एसेट का इनका रेशियो में ग्लिच है या नहीं, यानी कि आपको फाइनेंशियल टेक्निक्स का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, देखो कहा जाता है कि अच्छा ऑडिटर वो होता है जो जिस भी एंटिटी का ऑडिट कर रहा है ना उनके बिजनेस को समझे। मतलब क्या, गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट, जो क्लाइंट को समझे और उसके बिजनेस फंक्शंस को समझे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है पर अभी रिसेंटली टेस्ट किया है तो अब रिपीटेशन का चांस बहुत कम है, चाहे तो इग्नोर भी कर लो या फिर डायरेक्ट लास्ट डे पे रीड किया तो भी चल जाएगा। आई होप वी आर गोइंग फाइन। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने नेचर पढ़ लिया, अभी बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम वजह क्या है हमारे ऑडिट करने की। तो सबसे पहले देखो, इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 200। तो एसए स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो ये जो ऑडिटर है ना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी स्टैंडर्ड्स नहीं बताया कि तेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही होना चाहिए, क्या है देखो, स्टैंडर्ड का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। यानी कि ये दो चीजों के बारे में बात करता है एसए 200 के, कि ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एंड आपको ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए
कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंटिटी ने बनाए वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमने बात कर दी। सबसे पहले रीजनेबल अश्योरेंस हम लेंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। अब ये क्या चीज है सर, अब देखो मिस स्टेटमेंट का सिंपल जो मीनिंग है ना बेटा, मिस स्टेटमेंट का अर्थ होता है डिफरेंस। ठीक है, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस। मतलब क्या, अब यहाँ पे चलो, अब ये कंसेप्ट आ ही गया तो मैं आपको इसका थोड़ा डीप दे ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो स्केड्यूल 3 प्लस एस प्लस इंडियन एस है, यानी कि रूल्स। तो ये आपको बोलता है कि आपने प्रेजेंटेशन, राइट, प्रेजेंटेशन मतलब एज पर स्केड्यूल 3 होना चाहिए, क्लासिफिकेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एंड डिस्क्लोजर्स या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी रिक्वायर्ड हो गए या एज पर स्केड्यूल 3 जो भी रिक्वायर्ड हो गए। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन। एंड एक है जो मैनेजमेंट ने एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, इन्होंने जो भी प्रिपेयर कर रहा है, राइट, इन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, या इन्होंने जो भी डिस्क्लोजर किया है। मुझे एक बात बताना प्रैक्टिकली, क्या जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है वैसे का वैसा ही फॉलो होना चाहिए क्या? देखो फॉलो होना चाहिए, लॉ बोल रहा है तो हाँ, पर यार ऑब्वियसली ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं ना, राइट। तो ऑडिटर क्या कर रहा है पता है क्या? मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, कि जो आपका एक्चुअल में रिक्वायर्ड है एंड जो आपने एक्चुअल में बनाया, तो इसमें क्या कुछ डिफरेंस है क्या, राइट। तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? हो सकता है स्केड्यूल 3 के तहत आपको प्रेजेंट करना था, आपने स्केड्यूल 3 के तहत प्रॉपरली प्रेजेंट किया है, पर आपने एक डिस्क्लोजर नहीं प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे एक माइनर, यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, यहाँ पे मान लो एक डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे ये हो गए मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का अर्थ होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वर्सेस एक्चुअली प्रेजेंटेड। अब ये अगर डिफरेंस है, पर यहाँ पे वर्ड यूज किया है बेटा, वर्ड यूज किया है मटेरियल, राइट। यानी कि अब थोड़ा सा ऑडिट का अब एक कोर में जाते हैं। तो ऑडिट क्या फोकस करता है पता है क्या? ऑडिट फोकस करता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे। अब मिसस्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है ये आपको प्रैक्टिकली पता चल गया, मतलब डिफरेंस है कहीं ना कहीं तो भी। पर अगर ये डिफरेंस ऐसे है ना कि जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर दे रहे, ठीक है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल स्केड्यूल 3 इन्होंने फॉलो करना था और इन्होंने स्केड्यूल 3 पूरा ही इग्नोर कर दिया है, तो ये मेजोरिटी है। तो यहाँ पे इसके वजह से ऑब्वियसली डिसीजंस चेंज हो जाएगी यूजर्स के। क्यों? क्योंकि बेटा वो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इन पे पेनल्टीज लगेगी। तो अगर ये डिफरेंसेस है, पर ये डिफरेंसेस है मटेरियल, मतलब आपके यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस मतलब क्या, कि इस चीज के वजह से अब यूजर्स अलर्ट हो गए कि अब आगे हमको क्या स्टेप लेना है। पर ऐसे डिफरेंसेस यूजर्स को वहां पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये 19-20 है चलेगा, 19-20 मतलब छोटा मोटा चलेगा, पर नहीं यार ये बड़ा डिफरेंस है। तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे हम फोकस है। तो ऑडिटर क्या करता है, एक रीजनेबल अश्योरेंस ले लेता है कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। तो अगर मिसस्टेटमेंट है तो चलेगा, पर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो नहीं चलेगा। The auditor to express an opinion whether the financial statement are prepared in all material respects। तो यहाँ पे हम पहले ही बोल रहे हैं, लॉ भी बहुत प्रैक्टिकल होके चल रहा है कि कंपनी, हमको भी पता है आप 100% हर चीज को फॉलो नहीं कर सकते, पर आप एटलीस्ट 90% तक तो फॉलो कर लो। मतलब मटेरियल रिस्पेक्ट में क्या आपने सारे अकाउंटिंग को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। तो एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, राइट। तो दो ऑब्जेक्टिव है, हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना है, एंड सेकेंडरी आपको ये पता लगाना है क्या मटेरियल रिस्पेक्ट्स में क्या एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना या नहीं। इस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, एंड उस ऑडिट को
देखो अब ये क्या चीज है पता है क्या, ऑडिटर ओपिनियन देगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स ने बताई है, ये भी स्टैंडर्ड्स का एक फॉर्मेट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको रीजनेबल अश्योरेंस प्राप्त करना है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। मिसस्टेटमेंट है, माइनर डिफरेंसेस है, हमको चल जाएगा, पर अगर वो मेजर डिफरेंसेस है जो आपके यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको वहां पे इंश्योर करना पड़ेगा ये फ्री है या नहीं है। एंड मटेरियल रिस्पेक्ट्स में क्या सारे फाइन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये चेक करेगा एंड ऑडिटर क्या करेगा बेटा, इसको करेक्ट करेगा। नहीं, ऑडिटर का काम सिर्फ भौंकना होता है। भौंकना ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, मतलब कहा जाता है कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, मतलब वो काट नहीं सकता, वो सिर्फ भौंक सकता है। वो सिर्फ अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा कि कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले तो बोल देगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, तो मैं इस पे ये बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगभग गलत हो सकते हैं। गलत हो सकते हैं, गलत है 100% कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं देता। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, सबसे पहले आपको रीजनेबल अश्योरेंस प्राप्त करना है कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड सेकेंडरी, ऑडिटर को एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बने या नहीं बने, राइट। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या होता है ये मैंने आपको सिखा दिया है, सिर्फ इसको टेक्स्ट फॉर्म में हमने एलेबरेट किया है, जो लॉ या रेगुलेशन से रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है। इंडिया में एस, इंडियन एस, ओके, प्लस शेड्यूल 3 फॉर कंपनीज। ये नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, तो हमने ऑब्जेक्टिव में एक वर्ड पढ़ा सर कि ऑडिटर देता है बेटा रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स है मेरे पास, एक होता है रीजनेबल एंड एक होता है एब्सोल्यूट। तो रीजनेबल मतलब अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग से जाऊं तो रीजनेबल, आप अगर कोई चीज खरीदने जा रहे हो मार्केट में, और अगर मान लो आप ये पेन ले रहे हो और सेलर ने बोला कि ये टच पेन है, इसका कीमत है 5000 रुपीज। आप बोलोगे यार ऐसा कैसा भैया, थोड़ा तो रीजनेबल लगाओ। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो थोड़ा सा पैसा कम कर दे। पर एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर होते थोड़े से अकड़ू या अड़ियल कस्टमर, वो जैसे सेलर बोलेगा ना 5000 का पेन है, वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे, नहीं 1000 में दे रहे हो क्या, यानी कि एब्सोल्यूट मांग लिया कि 1000 में ही दे। पर यहाँ पे आप भी एक बिजनेसमैन हो, आप भी समझ रहे हो, मैं भी एक टीचर हूँ कि ठीक है वो भी पैसा कमाने बैठा है, 5000 बोल रहा है, चलो रीजनेबली एटलीस्ट कुछ लगा ले, मतलब मैं 3000 to 4000 के विंडो में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं भी कोई डायरेक्ट स्टैंड पॉइंट एकदम क्लियर नहीं रख रहा हूँ, मैं रीजनेबली कुछ चीज को बोल रहा हूँ। तो ऑडिट में रीजनेबल एंड एब्सोल्यूट का क्या इशू है, आप ये समझना। तो ऑडिटर दे रहा है बेटा रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब वो 100% गारंटी नहीं ले रहा है। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब गारंटी होता है, कोई भी एक चीज का गारंटी कि ये अगर सेल्स 500 करोड़ दिख रहे तो 500 करोड़ ही है। पर यहाँ पे अगर सेल 500 करोड़ है तो ऑडिटर ये बोल रहा है कि हाँ ये 500 करोड़ हो सकते, पर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं भी हो सकते। पर वो रीजनेबली आपको ये बोल रहा है, रीजनेबली मतलब आपको आपके फेवर में ही बोल रहा है कि हाँ ये 500 करोड़ हो सकते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि देर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से वो कभी गारंटी नहीं दे सकता, राइट। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज अ कंप्लीट एश्योरेंस और अ गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब आप 100% डंके की चोट पे बोल रहे हो कि आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, आप डंके की चोट पे बोल रहे हो। पर हम एज ए ऑडिटर हम ये बोल रहे रीजनेबली, हमारे अंडरस्टैंडिंग के तहत हमने जितना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को समझा है, जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझा है, उसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि हाँ रीजनेबली मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट देर इज ऑलवेज रूम फॉर चांसेस फॉर एरर्स। ओके, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है गारंटी दे रहे हो आप, तो आप गारंटी नहीं दे सकते। आप रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी। सर आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते हो, पर आप हाईएस्ट लेवल तक अश्योरेंस दे सकते हो। मतलब क्या, चलो 80-90% तक मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सही बने हैं, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट अश्योरेंस। तो आप बोलेगे सर यूजर्स जिनको नॉलेज ही नहीं है
ऐसे वर्डिंग्स तो यूज करना चाहिए फिर ऑडिटर ने कि वो पूरा गारंटी नहीं ले सकता, तो बेटा वो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे ही वर्ड्स यूज कर सकता है, ऐसे ही वर्ड्स वो यूज करता है इनफैक्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड्स का फॉर्मेट है ये। ऑडिट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस विच इज कॉल्ड रीजनेबल अश्योरेंस, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि मेरे ऑडिट के प्रोसेस में सर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस मेरे सर के ऊपर है, जिसके वजह से मैं कभी गारंटी ही नहीं ले पाऊंगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या वो 100% आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये मैं कभी भी नहीं बोल पाऊंगा, राइट। ये मिसस्टेटमेंट भी मैंने दे दिया है, बढ़ लेते। मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है एक तो फ्रॉड के वजह से या एरर के वजह से या दोनों के वजह से, एंड ऑडिटर को देखना पड़ता है क्या ये मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, एक तो इंडिविजुअली या इन टोटलिटी। मटेरियल मतलब ये देखो ये क्या है, देखो मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडिशनल कुछ वर्ड्स आए, एक तो इंडिविजुअली, राइट, इंडिविजुअली, या फिर इन टोटलिटी, ठीक है, टोटलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिविजुअल है, यहाँ पे मैंने सेल्स का लेजर देखा है, ठीक है, एंड सेल्स का लेजर का लास्ट फिगर है 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ की सेल्स है। पर मैंने कुछ सैंपल बेसिस पे ही चेक किया है, मतलब 1 लाख इनवॉइसेस थे जो 200 करोड़ को कॉन्स्टिट्यूट करते थे, मैंने 40% का सैंपल चेक करा है, लगभग 160 सीआर के वैल्यू का, राइट। एंड ये चेक करते वक्त मुझे ऐसे पता चला कि 80 करोड़ तो फेक इनवॉइसेस है। तो क्या 80 करोड़ 200 करोड़ में एक मेजर फिगर है क्या? ऑब्वियसली द आंसर इज यस, तो ये मटेरियल हो गया। और ये ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में सेल ही डायरेक्ट आ रहा है 200 करोड़ का, तो भाई ये सेल एक्चुअल में 200 करोड़ नहीं 80 करोड़ ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पे मुझे गड़बड़ मिली, तो इंडिविजुअली ये चीज मटेरियल है, या फिर टोटलिटी में मतलब क्या, टोटलिटी में मतलब सेल में भी गड़बड़ मिला है प्लस परचेस में भी गड़बड़ मिला है। तो मिसस्टेटमेंट ये देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि ये जो डिफरेंसेस है क्या ये इंडिविजुअल में है या टोटल में या फिर दोनों में। आइए यहाँ पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, प्रोसेस ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये इसको पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा सा ऑडिट का फ्लो ध्यान में आएगा। देखो ऑडिटर क्या करेगा, इसको रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि 240 में जो जो भी चीजें आती है, क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। देन वो एक रीजनेबल अश्योरेंस गेन करेगा कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बने या नहीं, एंड उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा। फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट करेगा जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने रिक्वायर्ड किया है, एंड वो कम्युनिकेशन करेगा वाया ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो यही फ्लो है बेसिकली। देखो नॉट इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ आपको पहले रीडिंग में पढ़ते आना चाहिए। आइए सर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि आप रीजनेबल अश्योरेंस देते हो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब आप 100% गारंटी नहीं ले सकते हो। पर आप 100% गारंटी क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहां पे कुछ होते इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब क्या, कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये हमेशा होते ही होते। तो ऑडिट का प्रोसेस ही नॉट 100% क्लीन या रीजनेबली क्लीन है, पर वहां पे भी कुछ लिमिटेशन ही है। तो वो क्या लिमिटेशन है, आइए इस चीज को समझ लेते। इसी के साथ हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। देखो ये आपको क्वेश्चन भी कैसे पूछेगा पता है क्या, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैनॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो बिकॉज देर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट जस्टिफाई, या फिर द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैनॉट ऑडिट रिस्क टू जीरो वाई सो, या क्यों ऐसा। तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट करते। तो 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि ये सर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है ना, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहा है इसका नेचर ही ऐसा है। मतलब देखो क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका मैनेजमेंट बना रहा है, और ये मैनेजमेंट ना काफी सब्जेक्टिव डिसीजंस को यूज करता है। देखो जहां पे भी आपको एज फॉलो करना है वहां पे आप एज फॉलो करेंगे, पर ऐसे भी कुछ चीजें जहाँ पे एज ने कुछ बोला नहीं है, तो वहां पे सब्जेक्टिव अकाउंटिंग कैरी फॉरवर्ड होता है।
इसलिए ना ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव डिसीजंस यूज किए गए। देन उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो एक पॉइंट निकला मैनेजमेंट का, एक पॉइंट निकला खुद ऑडिटर का। ठीक है, तो ऑडिटर का क्या पॉइंट है? एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड देना, चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं बहुत कम चार्जिंग है। चार्जर निकाला था क्या मैंने? आई होप गाइस आपको समझ रहा है। 1 घंटे का लगभग हम शूट कर चुके, हम और 1 से 1.5 घंटे में इस चैप्टर को अलविदा कहने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं इस चीज को पहले कनेक्ट कर लूं, राइट? आइए बेटा, इस चीज को मैं कनेक्ट कर लूं। ओके, वी आर गुड टू गो गाइस। हाँ, तो एक एक पॉइंट था हमारा मैनेजमेंट रिलेटेड, एक पॉइंट है हमारा ऑडिटर रिलेटेड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स में यूज कर रहा हूँ ना स्टैंडर्ड्स के तहत, ये अपने आप में इनका नेचर ऐसा है कि वो 100% गारंटी देने लायक नहीं है। देखो, ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस गैदर करते थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी कि देखो क्या होता है, मैं आपको एक बता दूं फ्लो कैसे चलता है। ऑडिटर क्या करता है बेटा? ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है अलग अलग एरियाज के तहत, एंड उसके तहत वो ऑडिट एविडेंस को गैदर करता है। देर आर सम प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन है। तो वो सैंपल्स चेक करता है, क्योंकि बेटा अगर मेरा सेल्स 200 करोड़ दिख रहा है एंड मेरे पास इसके रिलेटेड 10 लाख इनवॉइसेस है इंडिविजुअली, तो मैं सब कुछ चेक नहीं कर पाता हूँ बेटा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इसमें 60% ही चेक कर पाता हूँ, तो मैं सैंपल्स लगाता हूँ। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट से कि आपने इसको कैसे बनाया, पर हो सकता है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन इसको डिस्क्लोज ही ना करे। आइडियली करना चाहिए, पर दे आर नॉट बाइंड कि करना ही है तुमको। ऑडिटर कांट फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड। The management may consist of dishonest या unscrupulous people and may be itself involved in fraud। हो सकता है कि टॉप लेवल ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, तो नामुमकिन सा ही हो जाता है प्रैक्टिकली, फिर आप नहीं डिटेक्ट कर पाते हो। इट मे बी एंगेज्ड इन कंसीलिंग फ्रॉड बाय डिजाइनिंग सोफेस्टिकेटेड स्कीम विच में बी हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर। ऑब्वियसली आपको नहीं समझ में आ सकता है ना, अगर मैं ऑडिटर हूँ, मेरे पास नॉलेज है अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, पर वो मेरे को येडे में निकाल रहा है कि सर बेवरेज इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। अब जितना वो मुझे बोल रहा है, जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंडस्ट्री में, उतना तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ, पर ऐसे भी कुछ ट्रेड सीक्रेट होते हैं जो इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं होते, तो वहां पे मैं लटक सकता हूँ। अगर उसको मुझे लटकाना है तो मुझे कैसे भी लटका सकता है। It may produce fabricated documents before audited to lead him to believe that audit evidence is valid। मतलब हो सकता है ना कि वो फॉल्स डॉक्यूमेंट ही प्रिपेयर कर दे, जैसे 80 करोड़ का एक इनवॉइस बना दे एंड लगभग वो ऐसे रूबरू बना दे कि वो ओरिजिनली दिखे, तो मैं तो मुझे लग जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनली है तो ये सही है। हाउएवर इन रियलिटी सच डॉक्यूमेंट कुड बी फेक और नॉन जेन्युइन। पर मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना कोई ऑथेंटिकेशन में, तो मुझे कैसे समझेगा। Auditor may lead to accept invalid audit evidence on the basis of unauthentic documents। हो सकता है मुझे वो सही लगे एंड मैंने उसको एज ए एविडेंस गैदर कर लिया है। It is quite possible that entity may have been entered into some transaction with the related parties। Some transaction may be only paper transaction। मतलब हो सकता है कि सेल्स एक्चुअल में हुई नहीं है, मतलब मुकेश अंबानी ने सेल किया है अनिल अंबानी को, इंटरनल एडजस्टमेंट है, और ये सिर्फ पेपर पे दिख रहा है, एक्चुअल में कोई गुड्स उसको पहुंचे नहीं है। यानी कि वो अगर उनको एडे में निकालना है, मुझे कैसे भी एडे में निकाल सकता है। देन थर्ड चीज क्या है कि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। अब इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है कि आप कोई चीज को स्पेसिफिकली एग्जामाइन कर रहे हो, राइट, पर आप ऑडिट कर रहे हो, आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन वर्ड आ गया ना, तो वहां पे आपको स्पेशल पावर्स मिलती है, क्रिटिकल आप एक चीज के लिए एग्जामिनेशन कर रहे हो। मतलब आप इन्वेस्टिगेशन, देखो नाम क्या आता है कि मर्डर हो गया और इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो कांड हो गया इसलिए उस पर इंक्वायरी चालू है, पर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो। देन टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
एंड डिक्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिक्रीज इन रिलीवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। हाँ, ये क्या है कि देखो, अब अकाउंटिंग तो साल भर चलती आ रही है, तो हो सकता है कि आज के डेट पे 9 महीने पहले वाली इंफॉर्मेशन मेरे लिए इतना वैलिड नहीं हो सकती है, क्योंकि तब कुछ एफएसएसआई के नॉर्म्स अलग थे, आज कुछ अलग है, राइट। तो ऑडिटर हर एक चीज को वेरीफाई नहीं कर सकता है, इसलिए ऑडिटर को स्मार्टली डिसीजंस लेना पड़ता है कि मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन वाइटल है ऑब्टेन करने के लिए, अभी के फेज में मुझे कौन से इंफॉर्मेशन वैलिड वैलिड ज्यादा लगते हैं, इसलिए इसको ना सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज का कॉस्ट भी लगता है ना, इसको खर्चा भी आता है, खर्चा मतलब टाइम भी जाना रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया और मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला। तो बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक, ये देखो सीसॉ बना दिया ताकि बैलेंस हो सके। बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, ऑब्वियसली एनवायरमेंट आपका अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है मोदी जी बोल दे भाई और बहनों मित्रों आज से भारत में ओटीटी के धंधे को बंद किया जाएगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर में थोड़ी पावर है कुछ रोकने के लिए। द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर डेट, अगर ऐसा कुछ होता है तो कोविड आ गया, 2018 में ऑडिटर्स को थोड़ी पता था 2019 में क्या होने वाला है, पर कोविड तो आ गया ना, या फिर एमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल, या आप एब्सोलेट हो रहे हो, तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से आप कभी गारंटी नहीं ले पाते हो। तो क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। तो एक हो गया मेरा मैनेजमेंट का पॉइंट, एक हो गया मेरा ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट, एक हो गया मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, देन टाइमलीनेस या फिर फ्यूचर इवेंट्स। तो इसी के साथ हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी खत्म होता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट चीजों की तरफ, राइट। आइए अब जान लेते हैं कि स्कोप क्या क्या है। स्कोप मतलब क्या, कि एक्सटेंट क्या है, मतलब ऑडिटर में कौन सी चीज, ऑडिट में कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज नहीं होती है। ऑब्वियसली ऑडिट कर रहे हो आप उनको धंधा नहीं सिखा रहे हो, तो यू कैन नॉट टीच देम बिजनेस प्रिंसिपल, इवन यू डोंट हैव टू बी, राइट। मैं खुद एक सीए स्टूडेंट हूँ, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूँ। अगर मेरी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कल जाके टीचिंग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, एंड अगर गवर्नमेंट रिक्वायर्ड नहीं कर रही है, चलो मान लो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है मुझे ऑडिट करवाने के लिए, और वो ऑडिटर आ रहा है, मैं उसको बोलूंगा तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर, पर वो अगर मुझे ज्ञान फैल के जा रहा है ना कि भाई आप टीचिंग ऐसा नहीं ऐसे करो, आप गलत पढ़ाते हो, कान के नीचे बजा दूंगा उसके, बाप को मत सिखा कैसे धंधा करते, तेरा जो काम है तू वो कर। तो स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। तो देखो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने ऑडिट ऐसा प्लान करना चाहिए कि आप आइडियली सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हो, आप परचेज सेल में ऑलमोस्ट काफी क्रिटिकल एरियाज को कवर कर रहे हो, अच्छे बैलेंस शीट में मेजरली चंक्स को कवर कर रहे हो। Auditor should be reasonably satisfied that the information contained in underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient basis, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन एसएपी यूज कर रहा है, ठीक है, तो ऑडिटर ने ये पहले इंश्योर करना चाहिए कि हाँ ये एससीपी इज अ रिलायबल सोर्स टू ऑब्टेन डेटा, ये ऑडिटर ने इंश्योर करना चाहिए। देन थर्ड, ऑडिटर शुड आल्सो डिसाइड वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही शुड आल्सो कीप एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड, यानी कि उसको लॉ पता होना चाहिए। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट makes many judgment in this process of preparing and presenting financial statement. The auditor evaluates selection and consistent application of these accounting policies. हाँ, देखो हमने क्या बोला कि कुछ कुछ चीजें जो एस में कवर नहीं है वहां पे मैनेजमेंट अपना सब्जेक्टिव डिसीजन लगा रहा है, पर ऑडिटर उस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, पर वो इतना जरूर इंश्योर कर सकता है कि आपने पिछले 5 साल में उस डिसीजन को कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है। मतलब पहले साल में आपने डब्ल्यू से डेप्रिसिएशन लगा लिया, दूसरे साल में एसएलएन से लगा लिया, तीसरे साल वापस आप डब्ल्यू पे आ रहे हो, चौथे साल आप सुपर एवरेज यूज कर रहे हो। एक मेथड तो कंसिस्टेंट रखो ना, आपको जो भी करना है करो, पर आप एक मेथड को कंसिस्टेंट रखो, राइट। तो फिर उसके बाद अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस।
तो स्कोप में क्या क्या इंक्लूडेड है, आइए स्कोप लिख लेते, फटाफट स्क्रिबल कर लेते। तो सबसे पहले स्कोप का पहला पॉइंट है कि आपको ऑर्गेनाइज ऐसा करना चाहिए कि आप एडिक्वेटली हर एक एरिया को कवर कर पा रहे हो। देन आपने रीजनेबली सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हो ना वो रिलायबल है एंड वो सफिशियंट भी है। देन थर्ड आपने ये देखना चाहिए कि आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है या नहीं की है। देन आपको ये देखना है कि आपको लॉ पता होना चाहिए कि कौन से लॉ के तहत क्या क्या इनको रिक्वायर्ड है। देन आपने ये देखना चाहिए कि क्या कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है क्या, जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव डिसीजन है, आपके मतलब मैनेजमेंट के सब्जेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व है। तो अब स्कोप में क्या क्या इंक्लूडेड है हमने ये पढ़ लिया, पर स्कोप में क्या क्या इंक्लूड नहीं है आइए इस चीज पे ध्यान देते। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्ट टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड डोमेन ऑफ हिज कंपेटेंस। जिस चीज के लिए ऑडिटर कैपेबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे टीचिंग का ज्ञान नहीं पेल सकता, तो उसने मेरे को टीचिंग का ज्ञान नहीं पेलना चाहिए, चुपचाप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके भागना चाहिए। ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो मैं ऑडिटर हूं, मेरे को प्रिंसिपल्स का नॉलेज है, मुझे फॉर्जरी का नॉलेज नहीं है, तो जेन्युइननेस में ट्रैक नहीं कर सकता, मैं खाली उन पे भरोसा कर सकता हूँ। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग। देखो ऑडिट ना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है कोई एक स्पेशल पर्पस के साथ, पर यहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ एग्जामिनेशन ही कर रहे हो, तो आप कोई इन्वेस्टिगेशन मत करो। मतलब आप उनपे जोर जबरदस्ती मत करो मैनेजमेंट की, तेरे को इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, कैसे क्या तेरे को अंदर तक लेके जाऊंगा, ये नहीं कर सकते हो आप, प्रोफेशनली बाइंड हो जाएंगे डायरेक्टली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑन द अदर हैंड इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। सर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो, पर रीजनेबली आप अश्योरेंस ले लो कि क्या 90 80 90% क्या सही बना है, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है क्या, है ना, ताकि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो हमने काफी चीजें कवर कर लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब फटाफट जो जहाँ पे स्ट्रेच करना था मैंने वहां पे कर लिया है, अब मैं फास्ट ट्रैक कर सकता हूँ थोड़ा सा। हम 1.5 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अब ऑडिटर कौन कौन अपॉइंट करता है, अगर कंपनी है तो आपके ओनर दैट इज शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग। गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG अपॉइंट करेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर ऑफ द फर्म। एंड क्या गवर्नमेंट कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में या गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है? यस, द आंसर इज यस। ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ओनर सी ऑडिटर को डिप्लॉय करते हो, तो कंपनी का ओनर कौन है बेटा? शेयर होल्डर। पार्टनरशिप फर्म का ओनर कौन होता है? पार्टनर्स। एंड LLP का ओनर कौन है? पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर। और गवर्नमेंट का C&AG ओनर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए बढ़ते अब अश्योरेंस एंगेजमेंट की तरफ। ये कुछ नया एडिशन है आपके सिलेबस में। अश्योरेंस एंगेज, देखो अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या? अश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन। अब वर्डिंग्स थोड़े चेंज है, कंसेप्ट सेम ही है। प्रैक्टिशनर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ कंक्लूजन्स पे अराइव हो रहा है, डिजाइंड टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई पढ़ेगा तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हाँ ऑडिटर बोल रहा है तो ये सही है। ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स मतलब यूजर्स अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट, अबाउट द आउटकम ऑफ द इवेल्युएशन और मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सुटेबल क्राइटेरिया। पर ये ऑडिट के डेफिनेशन से थोड़ा अलग है। क्या है ना, ये क्या बात कर रहा है, आप रिलायंस इंडस्ट्री के ऑडिटर हो, तो आपके और इसके बीच में कुछ एक एंगेजमेंट बना है, ठीक है, इसको आप बोलते हो अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामाइन करेगा, राइट, एंड इस पे रिपोर्ट देगा यूजर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्रायंगल दिख रहा है, तीन पार्टी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम बोल रहे हो प्रैक्टिशनर, ठीक है, जो COP होल्ड करके बैठा है, एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, एंड एक है मेरे प्यारे प्यारे यूजर्स। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऐसा एंगेजमेंट जहां पे ये प्रैक्टिशनर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक कंक्लूजन यूजर्स को दे रहा है अगेंस्ट
सुटेबल क्राइटेरिया, मतलब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बोल रहा हूँ, पर नॉट नेसेसरी, देर आर लॉट ऑफ ऑडिट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। तो क्या क्या एलिमेंट्स है अश्योरेंस एंगेजमेंट के? तो एक तो तीन पार्टी रिलेशनशिप है, एक तो प्रैक्टिशनर जो चीज का ऑडिट करेगा, तो प्रैक्टिशनर एक्चुअली ऑडिटर से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड प्रैक्टिशनर यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सीए ब्रैकेट में प्रैक्टिशनर लिखा था, ऑडिटर नहीं लिखा था मैंने, ऑडिटर ब्रैकेट में प्रैक्टिशनर नहीं लिखा था। प्रैक्टिशनर इंक्लूड्स ऑडिटर, बट ऑडिटर नॉट ऑलवेज इंक्लूड प्रैक्टिशनर। तो ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, पर प्रैक्टिशनर नॉट नेसेसरीली एचएफएस पे ही ऑडिट करें। मतलब क्या, अब ये कंसेप्ट आ गया है तो हम बढ़ते हैं। एक होता है आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या कि ये चीज एक्चुअल में हुई हुई है, तो पास्ट इवेंट से बने। पर एक होता है आपके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपके पास 2025-2026 का बैलेंस शीट है, एंड आप इस पे कुछ एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 26-27, 27-28 आने वाले 5 सालों का। तो आप ऐसे एस्टिमेट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में ये ट्रेंड लाइन मेरी हो सकती है, पर ये एक्चुअल में तो ऑकर नहीं हुआ है ना, ये आप एस्टिमेशन लगा रहे हो। तो प्रैक्टिशनर जब कोई ऑडिट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल है या नहीं? अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो द आंसर इज नो, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही फोकस करता है, राइट? तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? जो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर कर रहा है, जिसने प्रोजेक्शंस बनाए। इंटेंडेड यूजर्स मतलब क्या? जो भी यूजर्स ये प्रोजेक्शंस को पढ़ रहा है, the three person may use the report in making decisions, obviously डिसीजन मेकिंग में इनको ये रिपोर्ट चाहिए ना। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रैक्टिशनर एग्जामाइन कर रहा है, चाहे वो एस्टिमेट्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। सुटेबल क्राइटेरिया मतलब क्या? बेंचमार्क यूज टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्या, अब मैं ये सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं बोला है, अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बोल रहा हूँ। पर यहाँ पे मैं अश्योरेंस एंगेज में हूँ, तो क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट भी होते हैं क्या? यस, देर आर स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो देखो, स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में फोकस सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे ही है, पर देर आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट? देर आर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, राइट? देर आर स्टैंडर्ड्स ऑन assurance engagement, and there are standard on related services, and yet there are some standards on quality control। तो आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, एंड एक है आपका, देखो, 80% स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, 20% एसक्यूसी का पार्ट है। एसआरई, एसएई, एसआरएस, ये पूरा आपका सीए फाइनल का सिलेबस है, इसलिए इंटरमीडिएट में जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको उतना ही नॉलेज दूंगा। Sufficient appropriate evidence, practitioner perform an assurance engagement to obtain appropriate evidence, कि आपने estimate लगाए, किस basis पे लगाए, मुझे इसका reasonable evidence दो। It is on the basis of evidence that conclusions are arrived and an opinion is formed, कि हाँ ये projection सही है। तो sufficient and appropriate evidence चाहिए, मतलब sufficient quantity, appropriate quality। एंड ये मेरा ओपिनियन मैं एक रिटर्न रिपोर्ट के तहत एक्सप्रेस करूंगा, विच इज रिक्वायर्ड एज पर एसएई, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। आइए अब हम ऑडिट वर्सेस, देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, ऑडिट वर्सेस एसआरई क्या है, ऑडिट वर्सेस एसएई क्या है। देखो, हम हर एक चीज को ऑडिट से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस मेजरली ऑडिट पे, हमारा फोकस अश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी नहीं है, पर अश्योरेंस एंगेजमेंट भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। तो सबसे पहले ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ऑडिट एंड रिव्यू में होता क्या है, रिव्यू एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है, जैसे नाम बोल रहे हैं, आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हो, पर ऑडिट में बकायदा आप कुछ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हो, अब यहाँ पे लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हो, यहाँ पे आपके प्रोसीजर कुछ ज्यादा है, आपके प्रोसीजर्स कम है ना। एंड चाहे वो ऑडिट हो या वो रिव्यू हो, वो आप दोनों एचएफएस का करते हो। हाँ, जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको चार्ट बना देता हूँ। तो एक है मेरा एचएफएस, एक है मेरा पीएफएस। तो एचएफएस के लिए दो चीजें लग रही है, एक है, अगर मैं
ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, पर अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। देन रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या, लिमिटेड अश्योरेंस क्यों है, क्योंकि मैंने प्रोसीजर्स कम यूज किए। तो देखो रीजनेबल अश्योरेंस हायर लेवल देता है, ये लोअर लेवल देता है। यहाँ पे प्रोसेस ज्यादा एलेबोरेटिव है, ज्यादा एक्सटेंसिव है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे मुझे रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाता है, यहाँ पे मैं काफी लिमिटेड अश्योरेंस लेता हूँ। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अश्योरेंस बियॉन्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो यही चीज जो मैंने आपको बताई कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पास्ट डेटा पे होता है, ये एक्चुअल में जो है वही बताता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एविडेंस, अरे ये तो हुआ है तो इसके वाउचर्स अवेलेबल है। पर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जो फ्यूचर एस्टिमेशन पे बेस्ड है। अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, जैसे 2018 में मैंने 19, 20, 21 का प्रोजेक्शन किया था 18 में बैठ के, पर 19 में कोविड आया, तो एक्चुअल में कुछ और भी हो सकता है ना। तो यही वो चीज है। अब प्रैक्टिशनर का क्या रोल है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, इसको देखना पड़ेगा कि जो भी अजम्पशंस यूज किए एंटिटी ने वो रीजनेबल है या नहीं, उसने प्रॉपर प्रेपरेशन एंड डिस्क्लोजर को व्हाट वी से आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसलिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टेक्निक्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब फ्यूचर प्रोजेक्शंस है ना, इसमें इसके ही टेक्निक्स यूज करते हैं, एनपीवी, आईआरआर एक्सेट्रा। एंड प्रोवाइड मॉडरेट अश्योरेंस नॉट अ गारंटी। आप एक मॉडरेट एश्योरेंस दे सकते हो कि हाँ मेरे इंफॉर्मेशन के तहत या हमारे इंफॉर्मेशन के तहत रीजनेबली हम सेटिस्फाइड है कि ये अपकमिंग एस्टिमेट्स आर ओके एंड नॉट, उनमें कोई झोल नहीं है। पर लिमिटेशन क्या है, ऑब्वियसली आप फ्यूचर को डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ताकि एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट अनसर्टन होता है। एंड आपकी जो एविडेंस है ना वो अजम्पशन बेस्ड होता है। ऑब्वियसली अगर आपका डेटा ही अजम्पशन बेस्ड है तो आप भी एज अ ऑडिटर आपके कैलकुलेशन फ्यूचर इवेंट्स के हिसाब से ही करेंगे ना। तो आपका एविडेंस जो है ना वो अजम्पशन बेस्ड होता है, वो कभी आप लाइव नहीं दे सकते हो। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल अश्योरेंस फोकस करता है फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस पे, जहाँ पे आप सिर्फ मॉडरेट अश्योरेंस ही दे सकते हो। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप सिर्फ बेटा मॉडरेट अश्योरेंस ही दे सकते हो। एंड इसके लिए बकायदा स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। अब ऑडिटर्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे अगर इस चैप्टर में कंसेप्ट नहीं भी पढ़ा फिर भी ओके, क्योंकि इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है रिपोर्ट करने के लिए, ये रिपोर्ट में एरर्स भी हो सकते हैं। इसलिए ऑडिटर्स के कुछ पर्सनल क्वालिटी जैसे इंटीग्रिटी एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज इसको होना चाहिए, मतलब इसको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये एसएपी में डेटा चेक कर रहा है तो इसको एसएपी का नॉलेज होना चाहिए, इसको टैली का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप आर्टिकलशिप करते हो ना। तो देखो क्या क्या पर्सनल क्वालिटीज होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट, टैक्ट एंड डिस्क्रिशन रिक्वायर्ड टू हैंडल फाइनेंशियल मैटर सेंसिटिवली, यानी कि क्या, टैक्ट मतलब कॉशन, फर्मनेस एंड गुड जजमेंट, हेल्प इन मेकिंग अनफेयर एंड अनबायस्ड डिसीजन, पेशेंस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए ताकि वो अपना काम एक्यूरेटली कर सके, कॉशन होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट इसका होना चाहिए ताकि वो लॉजिकली थिंक कर सके प्रेशर के भी अंडर। देखो एक मैं आपको बात बताऊं कि इनहेरेंट आपकी एग्जामिनेशन का टाइम 2 से 5 ही क्यों होता है पता है क्या आपको? ये इसलिए होता है, देखो देखो आप क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हो ऑडिट के लिए, ठीक है। अब उसको पता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झोल है, तो हो सकता है वो आपको 1:30 बजे एकदम मस्त शाही खाना खिला दे, एंड फिर आपको आ रही मीठी मीठी नींद, एंड फिर आप पूरा ऑडिट कर रहे हो। तो इसलिए आपको मेंटली ही आईसीआई ऐसे ट्रेन करती है कि आप कोई भी सर्कमस्टांसेस हो वहां पे आप लॉजिकली हमेशा थिंक कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जब वो क्लाइंट इतना खिलाएगा ना आपको, मैं भी आर्टिकलशिप करता था ना, एक क्लाइंट था हमारा बहुत खिलाता था। वो एक कोई तो भी ढाबे पे लेके जाता था एमपी में, मस्त दाल बाटी चूरमा, फिर वो खा के हमको नींद आती थी। तो हम स्मार्टली क्या करते थे पता है क्या, स्मार्टली देखो काम तो रुकता नहीं है, तो आने वाले 1-2 घंटे में हम वही एरिया करते थे जो एकदम लो एरिया हो, या फिर उस एरिया से हमको कुछ उम्मीदें नहीं हो, तो हम लॉजिकली थिंक कर पाते थे। एन ऑडिटर
बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। अरे आप पे बहुत लोग भरोसा करते भाई, आपको पता नहीं है। आज रिलायंस के अगर 15 लाख शेयर होल्डर्स है ना, वो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यानी कि ऑडिटर रिपोर्ट पे काफी भरोसा रखते। तो आप ऐसे इंसान हो जिसपे काफी ज्यादा भरोसा लोग करते। मस्ट कंबाइन इंटीग्रिटी, टेक्निकल नॉलेज, काफी क्वालिटीज इसमें होना चाहिए। इस चैप्टर पे फोकस नहीं कर रहा हूं मैं इस कंसेप्ट में, क्योंकि इस पे एक डेडिकेटेड चैप्टर है। आइए कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट बाकी है, फिर वी आर गुड टू गो। एक होता है आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जान लो कैसे होता है। एक होता है आपका स्टार्ट होता है 200 पे एंड एंड होता है आपका 700 पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। तो एक होता है आपका 200 पे, जहाँ पे आपके बेसिक चीजें कवर होती है। मतलब एक देखो, चलो एक प्रोसेस समझ लेना। अगर मैं कोई क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उसके एंटिटी को समझ लेता हूँ, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड बिजनेस एनवायरमेंट। तो यहाँ पे फिर मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मान लो अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मैं ऑडिट को कैसे प्लान करूँ। फिर मुझे प्लान के बाद ऑब्वियसली मुझे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। एंड फिर वो ऑडिट करते करते मुझे कुछ ऑडिट एविडेंस को गैदर करना पड़ेगा, ताकि मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं। सिमिलर तरीके से स्टैंडर्ड्स भी आपके इसी टाइमलाइन पे इन्वॉल्व है। तो मैं पहले एंटिटी को समझूंगा, मेरे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को समझूंगा, तो मेरे लिए ऐसे 200 का सीरीज है। पर अगर मान लो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्लाइंट को, अब मुझे प्लान करना पड़ेगा। तो ऐसे 300 रिलेटेड जितनी भी सीरीज है, ऐसे 300, 315, 320, 330, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन प्लानिंग। तो ये पूरा प्लानिंग वाला सीरीज है, ठीक है। अब फिर 400 से लेके 600 तक, राइट, यानी कि 400, 500, 600, ये होता है आपका एग्जीक्यूशन फेज, जिसमें आप अलग अलग ऑडिट एविडेंस को गैदर करते हो। एंड फिर एंड गोल है आपका रिपोर्टिंग सीरीज, दैट इज एसएस 700, जो बात करता है आपके रिपोर्टिंग सीरीज की। तो स्टार्ट होता है 200 पे, एंड होता है 700 पे। तो आपकी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही एप्लीकेबल होते। और पर अगर मान लो आप वही स्टेटमेंट को सिर्फ रिव्यू कर रहे हो, ऑडिट नहीं कर रहे हो, तो आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे एसआरई, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। पर अगर आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि एस्टिमेट्स पे आप ऑडिट कर रहे हो, एस्टिमेट्स को ऑडिट कर रहे हो, तो आपको लग जाएगा अश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना। एंड अगर मान लो आप कोई देखो देखो ये एक और होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, मतलब क्या, अप्लाई टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, मतलब आईटीआर वगैरह एक्सेट्रा। सिर्फ सिलेबस में एक ही लाइन डाला है, बाकी कुछ नहीं है। क्या पर्पस है, ताकि हाई एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स आप सेट कर सके, गाइडेंस कर सके, एस्टेब्लिश बेंचमार्क के तहत आप काम कर सके। ये कंसेप्ट मैंने पहले ही कवर करा दिया है। एसआरई के बारे में पढ़ते हैं। देखो एसआरई कब एप्लीकेबल है, जब आप रिव्यू कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कौन से, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। एस्टिमेट को कैसे आप रिव्यू करेंगे। लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत कम प्रोसीजर्स इसमें यूज करने वाले हो। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, आप पीएफआई का एग्जामाइन कर रहे हो, तो आप अश्योरेंस एंगेजमेंट यूज कर रहे हो, इसमें आप मॉड्यूल मॉडरेट अश्योरेंस ही दे सकते हो। रिलेटेड सर्विस मतलब क्या, कि आप कुछ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहे हो, आप स्पेसिफिक फाइनेंशियल आइटम पे फोकस करते हो, जैसे अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक होता है आपका स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब देखो क्या है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल आपको ये नहीं सिखाता है कि आपको ऑडिट कैसे करना है, पर ऑडिट करते वक्त क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि गाइडलाइंस आपके ऊपर क्या क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर क्या क्या है, एज अ पर्सन आप में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये पूरा आपको डिफाइन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका क्या इंफॉर्मेशन है, वाई स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये तो हो गया। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या है ये, कि ऑडिटर की इन स्टैंडर्ड्स के रिलेशन में क्या क्या ड्यूटी है।
ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, राइट? अगर जहां पे वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स वहां पे लगाना पड़ेगा, प्लस आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि आपने क्यों इसको डिपार्ट करा है, स्टैंडर्ड को क्यों फॉलो नहीं करा है। और आपको ये भी बोलना है कि आपने किधर किधर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा है, ठीक है। पर हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डज नॉट रिलीव द अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। देखो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है ये कि ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ऑडिटर ने सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना चाहिए, पर अगर फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका रीजन क्या है, कहाँ पे फॉलो नहीं किया है, तो मुझे ये बता। अल्टरनेटिवली तूने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाई है, एंड सिर्फ डिस्क्लोजर दे दिया, ए मैंने फॉलो नहीं किया है, हाथ ऊपर, नहीं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी तेरे को लगाना पड़ेगा। तो auditor duty in relation with the standard, and I am expecting this question in September 26, so category A plus कर लो इसको। कुछ बाकी है क्या हमारा? हाँ, आपको एक प्रोसेस समझाना था। तो देखो, स्टार्ट क्या होता है आपका? स्टार्ट होता है आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। मतलब आप क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो, फिर आप उसका ऑडिट करते हो, मतलब आप उसमें कुछ प्रोसीजर्स को यूज करते हो, एंड आप देते हो कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक होती है ऐसे 200 की सीरीज, जो आपका ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है, एंड आपका इस पे फोकस करता है, किस पे, कि आपने कौन से फैक्टर्स लगाने चाहिए, सो आपका ऑडिट क्वालिटी डेफर ना हो। फिर आप ऑडिट को प्लान करते हो, प्लान क्या करते हो कि एक्सपीरियंस्ड आर्टिकल को मैं हायर लेवल पे भेजूंगा, ये सारा प्लान आप 300 के सीरीज में करते हो। 300, 315, 320, 330, फिर 400, 500, ठीक है, 400 सीरीज, 500 सीरीज, 500 में आप ऑडिट एविडेंस पे फोकस करते हो, 600, 400, 600 में आप एग्जीक्यूशन, यानी कि तीनों चीजें एग्जीक्यूशन रिलेटेड है। एंड आपका जब एक बार काम हो जाए, तब आप फिर आपका ये होता है एंड गोल, दैट इज एंड रिजल्ट्स, दैट इज रिपोर्टिंग। ऑडिटर का काम एक ही है, क्लाइंट को एक्सेप्ट करो, उसका ऑडिट करो एंड रिपोर्ट करो, बेसिकली कार करो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। एग्जैक्टली 1.5 घंटे में बोला था, 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।